टाइटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज के लेक्चर में मैं आज की क्लास में जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस चैप्टर से, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल्स क्या है पार्टनरशिप फर्म्स के, पार्टनरशिप फर्म होती क्या है बेसिकली, उसकी डेफिनेशन, और उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा इस चैप्टर में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यानी पार्टनरशिप फर्म अगर हमने स्टार्ट कर ली तो पार्टनरशिप फर्म बनाने से हम लोगों को फायदा क्या क्या मिलने वाला है, यानी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे इसके कि इसमें कौन पार्टनर बन सकता है, होगा बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म लीगली अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। वहां पर जो लिखी हुई बातें हैं, वो जो सेक्शंस हैं, उन सबको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस समय इसकी डेफिनेशन ना बता करके इसकी कुछ हिस्ट्री बताऊंगा कि ये एक्ट कैसे एक्ट बना। क्या होता था कि जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारे पास नहीं था तो हम लोगों के पास एक एक्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उस एक्ट में ही सब बातें लिखी हुई थी। जो भी पार्टनरशिप फर्म थी वो फर्म उसी एक्ट के अनुसार चलती थी, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार उसमें जो सेक्शंस थे वो ही डील करते थे इस सारी प्रोसेस को भी। लेकिन वो एक्ट बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि उसमें एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पहले से ही है, वो सारी चीजें उसमें है, और साथ ही साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट भी उसी के अंदर में मर्ज था। तो वो बहुत बड़ा एक्ट हो गया था, बहुत ज्यादा उसका बर्डन था। तो उस एक्ट को छोटा करने के लिए, स्पेशलाइज्ड करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को अलग अलग कर दिया गया। यानी एक पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था वो रह गया, उसमें से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को अलग कर दिया गया और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब फोर्स में आया, कब वो उसको एसेंट मिला, तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म in India are governed by the Indian Partnership Act 1932। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है हमारा, वो एक्ट डील करता है हमारी पार्टनरशिप फर्म से। यानी अगर किसी को पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस की फॉर्म में आपको बनानी है और आपको बिजनेस करना है इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे सेक्शंस मानने पड़ेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहली बात, एक्ट को जो असेंट मिला था वो असेंट मिला था गवर्नर जनरल का, और वो मिला था 8 अप्रैल 1932 को। 8 अप्रैल 1932 को गवर्नर जनरल का असेंट मिला और ये फोर्स में आया है, यानी जब ये लागू हुआ तो वो डेट थी आपकी 1 अक्टूबर 1932। 1 अक्टूबर 1932, जी हाँ, 1 अक्टूबर 1932 को ये एक्ट लागू हो गया था। और ये जो एक्ट है वो बेसिकली जो बेस्ड है वो इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है, यानी इंग्लिश लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1890 पे ये बेस है। वहां से इसकी सारे बेसिक्स को लिया गया है, वहां से इसके फंडामेंटली जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पैरा 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of business carried on by all or any of them acting for all। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें इसमें से निकाल करके दे रहा हूं। सबसे पहले आपको जो समझना है वो इसमें समझना है कि इसमें कुछ पॉइंट्स है। तो पहली चीज जो हमने इसमें समझी वो इसमें हमने समझी कि यहां पर 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। 2 और मोर पर्सन, ठीक है, 2 और मोर पर्सन, सबसे पहली बात। दूसरी चीज इसमें हम समझ रहे हैं कि यहां पर एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। देन तीसरी चीज, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम बात करें
डेफिनेशन में लिखा, जो डेफिनेशन में लिखा हुआ मैं उसको बस बाइफॉर्मेट कर रहा हूं, सेग्रीगेट कर रहा हूं अलग अलग चीजों को। पहली चीज 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, दूसरी चीज एग्रीमेंट होना चाहिए, तीसरी चीज बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। फोर्थ वन, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। 4 चीजें हो गई। सबसे पहली चीज 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए, यानी अकेला व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। आप मुझे एक बात बताइए, जैसा इसमें लिखा है, दूसरी चीज इसमें क्या लिखी है कि ये एग्रीमेंट होना चाहिए। 2 पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट हो सकता है, और आपको पता है सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म अ एग्रीमेंट, वो एंटर कर ही नहीं सकता। सिंगल पर्सन कभी भी एग्रीमेंट में नहीं आ सकता ना। मैं अपने आप से एग्रीमेंट कैसे कर सकता हूं? मैं शीशे में देख करके थोड़ी बोलूंगा कि मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं भाई आपसे। मेरे अलावा एक और पर्सन होना चाहिए जिसके साथ मुझे एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट करने का मतलब क्या? एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें यह साफ साफ लिखा हो कि 2 व्यक्ति आपस में यह काम करने के लिए एग्री है, वो म्यूचुअली एग्री है, ठीक है। एग्रीमेंट का ये मतलब होता है। तो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जब एग्री करते हैं क्या करने का? बिजनेस करने का। थर्ड वन इज क्या है? थर्ड वन क्या है? बिजनेस। अब बिजनेस आप लोग समझते हैं कि बिजनेस क्या है। सबसे पहली बात, बिजनेस मस्ट बी लीगल। जो आपका काम होगा वो लीगल होना चाहिए, तभी वो बिजनेस की आप कैटेगरी में उसको रख सकते हैं। दूसरी चीज रेगुलर होना चाहिए। आप कंटिन्यूअली अगर आप काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस कहलाएगी ना। और नेक्स्ट चीज, बिजनेस तभी होगा जब आपका उस काम को करने के पीछे जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मोटिव के लिए अगर आप कोई भी काम करते हैं रेगुलरली और लीगल वो है तो हम उसको बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस होना चाहिए। अब उस बिजनेस से प्रॉफिट भी होगा। तो लास्ट चीज ये है कि उस प्रॉफिट को ये पार्टनर्स, ये पर्सन आपस में बांटेंगी। यानी कि इस डेफिनेशन से जो समझ में आ रहा है वो पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के एग्री करते हैं कि हम बिजनेस करेंगे और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आपस में हम बांट लेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप कहा जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग? ओके। नेक्स्ट चीज हम इसमें समझेंगे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में हमें क्या समझना है कि जब भी पार्टनरशिप बनाई जाएगी, पार्टनरशिप करी जाएगी, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो होनी चाहिए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्या कि ये एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। जैसे कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, सेम वही चीज। सबसे पहली चीज क्या है कि ये 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों का एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है। यहां पर इससे फायदा क्या है? देखिए फायदा क्या है, आप समझिए इस चीज को। पहली बात तो ये, अगर कोई एक व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन है, वो बिजनेस करता है तो सारा रिस्क उसका होगा, मैनेजमेंट उसको करना पड़ेगा, कंट्रोल उसको करना पड़ेगा। अब सोचिए ना, एक व्यक्ति अभी यहां पर है तो क्या वो सेम पर्सन जयपुर भी जा सकता है? नहीं। आज वो हरियाणा में है, एक क्लाइंट उसका हरियाणा में बैठा हुआ है, दूसरा क्लाइंट उसका जयपुर में है, और दोनों के पास उसको मीटिंग करनी है, दोनों के साथ में मीटिंग करनी है, तो वो कैसे हैंडल करेगा? वो ना वहां जा सकता है और ना यहाँ पर। एक जगह, एक ही तो जगह रहेगा ना वो, मतलब दोनों जगह तो नहीं जा सकता ना, समझ गए? तो बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर दूसरी बात, कैपिटल की रिक्वायरमेंट। एक व्यक्ति 10 लाख लगा सकता है, 50 लाख लगा सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आपको कैपिटल की और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पर सिंगल पर्सन के लिए बड़ी मुश्किल आने लगी। तीसरी चीज ये थी कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है क्या कि जब तक प्रॉफिट हो रहा है तब तक अकेले को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही लॉस होगा तो अकेले को बड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक व्यक्ति रिस्क ज्यादा नहीं बियर कर सकता, तो उन कमियों को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप को बनाया गया। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कम से कम 2 व्यक्ति हैं, तो देखिए बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति हरियाणा में रहे, दूसरा पर्सन, दूसरा पार्टनर जो है वो कहां चला जाए? वो जयपुर चला जाए क्लाइंट से मिलने के लिए। दोनों मैनेजमेंट मिलकर के कर सकते हैं, कंट्रोल अच्छा कर सकते हैं बिजनेस को। फिर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आधा आधा पैसा लगा सकते हैं, इजीली आप कैपिटल आप बना सकते हैं अपनी। फिर अगर लॉस होगा तो वो दोनों बियर करेंगे, एक को बियर नहीं करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन।
देन बिजनेस जो होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए, एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। देखिए सीधी सी बात है ना, बिजनेस मस्ट बी इलीगल। बिजनेस क्या इलीगल हो सकता है? क्या मैं कभी कहूंगा कि मैं और एक पर्सन और मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त है मन्नू, अब वो मैं और मन्नू पार्टनरशिप में है और हम क्या बिजनेस करते हैं, हम ड्रग्स सप्लाई करते हैं या हम बैंक में रॉबरी करते हैं और जो पैसा आता है उसको आपस में बांट लेते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम, क्योंकि वो लीगल नहीं है। तो बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, जो आपका काम है वो लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। अब ये म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? देखिए जो पार्टनर्स होते हैं ना आपस में, वो एक दूसरे के मालिक भी होते हैं और नौकर भी होते हैं। ये सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। यहां पर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो अब मान लीजिए हम 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर ने कोई काम किया, तो क्या उसके लिए बाकी जो 2 पार्टनर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। फर्म में जो उसने काम करा उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ना, बिल्कुल है। तो आपस में हम लोग क्या है, एक दूसरे के मालिक भी हैं और एक दूसरे के हम एजेंट भी हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट। और एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें सारी बातें लिखी हुई होती हैं कि कौन पार्टनर क्या काम कर सकता है, उसकी अथॉरिटीज क्या होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। पार्टनरशिप में अगर आप आ रहे हो, फर्म में आप आ रहे हो, तो आप कितना पैसा लगाओगे, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, फर्म क्या काम करेगी, प्रॉफिट रेशो क्या होगा, प्रॉफिट जब हम बांटेंगे तो उसका रेशो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। देन प्रॉफिट शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स को बांटना जरूरी है। मान लीजिए हम दोनों पार्टनर हैं, आप और हम क्या है? पार्टनर्स। जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से मैंने आपको कुछ पार्ट निकाल के दे दिया एज अ सैलरी, एज अ इंसेंटिव। अब मैं कहूंगा मैं आपको कुछ शेयर नहीं दूंगा, वो तो मैं सारा रखूंगा प्रॉफिट, क्या आप मेरे पार्टनर कहलाओगे? क्या पार्टनर कहलाओगे? नहीं। आप क्या कहोगे? सर आपने सारा हिस्सा तो खुद ने रख लिया, मुझे तो सिर्फ एक सैलरी या कमीशन पे दे दिया, प्रॉफिट में तो मुझे हिस्सा मिला ही नहीं है। समझ रहे? मान लीजिए फर्म को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, मैंने आपको क्या काम करा? मैंने सिर्फ 5,000 रुपए दे दिया कि भैया आपने काम करा था, ये लीजिए, आप मेरे एजेंट हो ना, तो आप लीजिए। तो क्या आप पार्टनर कहलाओगे? कभी नहीं। आप अपने आप को पार्टनर मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिला ही नहीं। जब प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तभी तो आप अपने आप को पार्टनर मानेंगे। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी है। और लास्ट क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक? एटमोस्ट फेथ। देखिए आपस में फेथ होना जरूरी है। अगर आपस में फेथ नहीं होगा, अगर आपस में फेथ नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं चल पाएगी। और एक दूसरे के प्रति हमें क्या रहना है? अगर हम पार्टनर्स हैं तो एक दूसरे के प्रति हमें क्या रहना है? हम लोगों को अपना गुड फेथ बनाए रखना है, अकाउंट्स को, बुक्स को ट्रू एंड फेयर रखना है, ताकि सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कट हो सके। ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि कोई भी पार्टनर के मन में कभी ऐसा ना आए कि ये मेरे साथ धोखा कर रही है या मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। और फिर आता है हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म। पार्टनर कौन नहीं बन सकता फर्म में? पार्टनर कौन नहीं बन सकता फर्म में? देखिए अगर हमें यह पता चल जाएगा कौन नहीं बन सकता, तो सीधी सी बात है ना, हमें यह भी पता चल जाए कौन बन सकता है। अगर मुझे यह पता चल जाए कौन पार्टनर नहीं बन सकता फर्म में, तो मुझे यह भी तो पता चल जाएगा कि कौन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन में लिखा हुआ है, देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, हमने क्या पढ़ा था अभी डेफिनेशन में? आप ऊपर जाइए, हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में? देखिए डेफिनेशन में हमारा पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, एक रिलेशन है। दूसरी बात क्या है? ये एक एग्रीमेंट है। क्या है? ये एक एग्रीमेंट। देखिए हमने अभी पढ़ा था ये एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि ये एग्रीमेंट है। चलिए अब आगे क्या कहना चाहता है। अगर एग्रीमेंट है तो जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो पर्सन पार्टनरशिप में आ सकता है, सीधी सी बात है। देखिए क्या लिखा, ध्यान से देखिए आप लोग। लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट एंड एज सच ओनली दोज हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पर्सन कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं, दे आर एबल टू
कंस्ट्रक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पर्सन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकते हैं। मैंने यहां पर रेफरेंस दिया है आप लोगों को, रेफरेंस मैंने जो दिया है वो दिया है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ध्यान से देखिए, जो मैंने रेफरेंस दिया है वो क्या दिया है, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैंने अभी बताया था पार्टनरशिप सबसे पहले क्या होता था, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही था, तो वहां से अलग किया गया क्या, पार्टनरशिप एक्ट को। तो लेकिन कुछ बेसिक रूल तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही है। तो क्या है कि आप लोगों को यहां पर समझना होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 10 सेक्शन 11 दो है, और वहां पर आपको चीजें मिलती है कि कौन पर्सन कंपिटेंट है और कौन पर्सन कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। तो जो पर्सन कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, वो पार्टनरशिप में भी नहीं आ सकता, वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। और अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है, ही इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ही मे बिकम अ पार्टनर, वो क्या बन सकता है, फिर पार्टनर बन सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, ही मे बिकम अ पार्टनर। ठीक है, यानी सीधी सी बात यह है कि अगर आप लोग यहां पर देखें कि अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो वो पार्टनर भी बन सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो पार्टनर भी नहीं बन सकता। ठीक है, यहां पर मैंने लिखे द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट केपेबल टू बिकम पार्टनर। आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि कौन पार्टनर नहीं बन सकता, कौन पार्टनर नहीं बन सकता। तो सबसे पहले माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता फर्म में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि ये पार्टनर बन भी सकता है। उसमें क्या क्या एक्सेप्शन है मैं आपको बता दूं, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अगर माइनर को आप अपनी फर्म में पार्टनर की तरह रखते हैं तो आप सिर्फ उसे प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। अगर फर्म को लॉस होता है तो ही विल नॉट बियर इट, वो कभी उसको बियर नहीं करेगा। दूसरी बात, आप उस पर काम का प्रेशर नहीं डाल सकते। तीसरी चीज, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, लेकिन बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं उनको वो चेक नहीं कर सकता। देन सेकंड है अनसाउंड माइंड पर्सन, जो पर्सन पागल है, दिमागी रूप से कमजोर है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो पार्टनर फर्म में भी पार्टनर वो नहीं बन सकता। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी का मतलब है दुश्मन देश। मान लीजिए अभी हमारा जो चाइना से विवाद चल रहा है, तो चाइना के किसी भी पर्सन को मैं अपनी फर्म में पार्टनर नहीं बना सकता, क्योंकि वो मेरा विरोधी है ना, वो मेरे देश का दुश्मन है। देश का दुश्मन मेरा दुश्मन, सीधी बात है ना, तो हम उसको पार्टनर नहीं बनाए। क्लियर हो गया। देन आता है पार्टनरशिप फर्म। ये बड़ा सुनने में ना अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। पार्टनरशिप फर्म अगर कोई पहले से है, वो पार्टनरशिप फर्म दूसरी में पार्टनर नहीं बन सकती। नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनिए। असल में है क्या, पार्टनरशिप फर्म जो है ना, इसको हम लोग पर्सन नहीं मानते, इसको हम पर्सन नहीं मानते। अगर हम इसको पर्सन नहीं मानते तो ये किसी दूसरी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। बात समझ में आ गई। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है तो वो किसी दूसरी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती, क्योंकि एक ग्रुप है ना, एक एसोसिएशन है। इंडिविजुअली आप पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप के उसमें अगर देखें तो आप पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये सारा। तो आज जो मैंने आपको बेसिकली जो पढ़ाया है वो क्या है, सबसे पहले हमने पार्टनरशिप फर्म की जो हमारा इतिहास था, जो हिस्ट्री थी, वो मैंने पढ़ाई। उसके बाद में डेफिनेशन के बारे में हमने बात करी। उसके बाद में हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी, और लास्ट में हमने बात करी कि हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। और दोनों ही, अगर पार्टनर बन सकता है तो कौन बन सकता है, और नहीं बन सकता तो कौन नहीं बन सकता। इन पर्सन को छोड़ करके बाकी सारे लोग पार्टनर बन सकते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है वो पार्टनर बन सकता है। ठीक है, तो आगे के लेक्चर्स में हम इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, और अकाउंटिंग कैसे करते हैं पार्टनरशिप फर्म में वो सीखेंगे।
ओके, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।